हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। एंड आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो रिलीज हुई है दिसंबर 2013 में, और इस मूवी का नाम है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जो कि बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी की रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पे इसको जो है 8.2 मिले हैं आउट ऑफ 10। रोटन टमेटोज पे इसको 79% मिले हैं एंड मेटाक्रिटिक पे इसको 75% मिले हैं। एंड ये जो मूवी है ये डायरेक्ट की गई है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के द्वारा, और इसका जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था वो $392 मिलियन, यानी कि 39 करोड़ US। सो इस मूवी में कास्टिंग की बात करें तो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने जॉर्डन बेलफोर्ड का रोल प्ले करा है, जोना हिल ने डॉनी एज़ोफ का रोल प्ले करा है, मार्गो रॉबी ने नायोमी लेपालिया का रोल प्ले करा है, एंड एट लास्ट मैथ्यू मैककॉनहे ने जो है मार्क हैना का रोल प्ले करा है। सो इन सारे कैरेक्टर्स को हम आगे जानेंगे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। सो मूवी जो है काफ़ी एंटरटेनिंग है और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की एक क्लासिकल फिल्म बन चुकी है। इस मूवी की जो स्टोरी बहुत ही फ़नी है और इसमें जो है ड्रग्स का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। सो आई एम प्रीटी श्योर आपको जो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि ये जो मूवी है काफ़ी कुछ सिखाती है और आई एम श्योर कि आपको भी जो है इस मूवी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो ये जो मूवी है अपने व्यूवर्स को एक इंटरेस्टिंग मैसेज देती है कि अमेरिकन ड्रीम अपने बच्चे को कॉलेज भेजना या मिडिल क्लास होना ही नहीं होता, बल्कि एक्सट्रीमली रिच होना होता है। सो इसी तरीके से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोगों को अलाउ करते हैं एक्सट्रीमली रिच बनने में, जैसे कि वॉल स्ट्रीट बैंक्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनका रेस अलग होता है, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है इन इंस्टीट्यूशन में पार्ट लेना, एडमिशन लेना। तो वो जो है दूसरे तरीके से जो है अमेरिकन ड्रीम को जो है फॉलो करते हैं और कानून में जो है वो चीज़ ढूंढते हैं क्या सही है क्या गलत है अमेरिकन ड्रीम को अचीव करने में। सो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें, ताकि हमें इसी तरीके से मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए जो है हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाते रहें और आपको हमारी वीडियो पसंद आते रहे। सो चलिए आगे जो है मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो मूवी की जो शुरुआत होती है वो स्ट्रैटन ओकमैन के जो है विज्ञापन के साथ होती है। इसमें वॉल स्ट्रीट के जो ब्रोकर्स होते हैं उनके नेचर की चर्चा की जा रही होती है। उन्हें बैल या शेर के रूप में जो है डिस्क्राइब किया जाता है, एक शेर जो कंपनी के एक मंजिल से चलता है। सो अगले ही सीन में एक ब्रोकर्स का जो ग्रुप है एक गेम खेल रहा होता है, जिसमें वो छोटे कद वाले लोगों को एक बोर्ड पर फेंक रहे होते हैं जिसमें एक डॉलर साइन बना होता है बुलजाई के लिए। सो उसी गेम में जो है जॉर्डन बेलफोर्ड अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और सभी को बताते हैं कि वो 2 अकाउंटेंट के एक बेटे हैं जो बेसाइड क्वींस में रहते हैं। सो जॉर्डन ने जब से अपना काम शुरू किया है वॉल स्ट्रीट में, उसने अंधाधुंध तरीके से जो है ड्रग्स को एंजॉय करा है, और जॉर्डन के अनुसार वो केवल इतना ही ड्रग्स करते हैं ताकि वो न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन को काम कर सके, कंट्रोल कर सके। सो जॉर्डन को जो है एक ड्रग सबसे ज़्यादा पसंद था, वो ये था जो कि उसे दुनिया पर जो है विजय दिला सकती है, वो था पैसा। सो इसी इंट्रोडक्शन में जॉर्डन बताता है कि एक बार वो $100 बिलियन के साथ एक कोकेन की लाइन खींचता है, उसको फोल्ड करने के बाद उसको सूंघता है और सूंघने के बाद उस $100 बिलियन को जो है निचोड़ के कूड़े में फेंक देता है। जब जॉर्डन 22 साल का था तो उसने वॉल स्ट्रीट पर जो है काम करना शुरू कर दिया था, और उसी दौरान वो शादीशुदा भी था टेरेसा पेट्रिलो नामक महिला के साथ। सो उसने अपना काम एज अ ब्रोकर स्टार्ट करा था, और वो जो है स्मूथ टॉकिंग, इजी गोइंग अपने बॉस के साथ भी मिलता है, मार्क हैना। और जॉर्डन जो है एक बदजुबानी करने वाला को बॉस पीटर डिब्लासियो के साथ भी मिलता है। जॉर्डन जो है हैरान हो जाता है बाकी सबके बात करने के तरीके से, उन सबके काम करने के तरीके से। सो जॉर्डन जो है लंच कर रहा होता है मार्क के साथ, और मार्क जो है मंत्र कर रहा होता है अपनी छाती को पीटते हुए, और मार्क दोनों के लिए जो है मार्टिनी ऑर्डर करता है। सो उसी दौरान मार्क जॉर्डन को बताता है स्टॉक्स के बारे में, कि जो स्टॉक्स है उसके बारे में जो है ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक्स कब ऊपर जाते हैं, स्टॉक्स कब नीचे आती हैं। इट्स ऑल अ फुगेजी, यानी कि ये जो टोटली है ये एक फेक चीज़ है। सो मार्क अपना प्राइमरी रीज़न बताता है जॉर्डन को कि वो स्टॉक्स में काम क्यों कर रहा है। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारा पैसा कमाना और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना। उसके बाद मार्क जॉर्डन को पैसे का मंत्र करवाता है। जॉर्डन अपने पहले दिन की शुरुआत अपने ब्रोकर के लाइसेंस के साथ करता है, जो 19 अक्टूबर 1987 को होता है, AKA ब्लैक मंडे। दुनिया भर के स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लग जाती हैं और जॉर्डन अपनी नौकरी खो देता है। घर पर टेरेसा जॉर्डन को सुझाव देती है कि उनको अपनी एंगेजमेंट रिंग गिरवी रखवा देनी चाहिए जब तक जॉर्डन अपनी दूसरी नौकरी ना पाले। वो लॉन्ग आइलैंड में एक जगह पर आता है, इन्वेस्टर सेंटर, जो कि एक छोटे से मिनी शॉपिंग सेंटर में लोकेटेड होता है। जॉर्डन इन्वेस्टर सेंटर पहुंचता है पूरे सूट के लुक के साथ,
तो वो जो प्लेस है एक छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट होता है जो हार्डली प्रोफेशनल लगता है, और वहाँ के ज्यादातर ब्रोकर्स जो है कैजुअली ड्रेस्ड होते हैं, और वो ऑफिस देखने में काफी धुंधला होता है, और वहाँ पे जो साफ सफाई होती है बहुत कम होती है। जॉर्डन जो है डिवेन द्वारा वेलकम किया जाता है जो पूरे इन्वेस्टर्स ने चलाता है। सो डिवेन जॉर्डन को एक जॉब असाइन करता है जिसमें उसे सेल्स पिच करनी होती है एक छोटी सी कंपनी की जो कि होता है एरोटीन। सो एरोटीन की जो स्टॉक वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, और जॉर्डन अगर सक्सेसफुल होता है एक भी स्टॉक बेचने में तो उसको सीधा 50% का कमीशन मिलेगा। सो जॉर्डन अपने एक पोटेंशियल कस्टमर को कॉल करता है और एरोटीन कंपनी के बारे में बताता है। सो कंपनी के बारे में बताते हुए वो काफी बड़ा चढ़ा के बताता है कि अगर आप अपना पैसा इसमें लगाते हैं एरोटीन के स्टॉक्स में तो आपका पैसा तुरंत जो है डबल हो जाएगा और आपको सीधा जो है मुनाफा होगा। सो बाकी जो वहाँ के ब्रोकर्स होते हैं वो सारा अपना काम छोड़ के जो है जॉर्डन की सेल्स पिच सुनने लग जाते हैं, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं उनको जॉर्डन की सेल्स पिच सुनने में काफी इंटरेस्ट आ रहा होता है और वो काफी हैरान हो जाते हैं जिस तरीके से जॉर्डन जो है अपनी सेल्स पिच कर रहा होता है। और एट लास्ट जो है जॉर्डन सक्सेसफुल होता है एरोटीन कंपनी के स्टॉक्स बेचने में, और वहाँ के सारे ब्रोकर जो है जॉर्डन से पूछते कि तुमने ये कैसे करा, तुमने कैसे एरोटीन कंपनी के जो स्टॉक्स बेच दिए, और बाकी सारे जो है हैरान हो जाते हैं, उसको अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। कुछ महीने बाद जॉर्डन जो है काफी अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाता है। जब जॉर्डन एक बार डिनर कर रहा होता है रेस्टोरेंट में तो उसको जो है डॉनी एजॉफ नामक गोल मटोल व्यक्ति उससे मिलता है और उससे पूछता है कि बाहर जो जैगुआर कार खड़ी है क्या वो जॉर्डन की कार है। सो जॉर्डन उसको बोलता है हाँ ये कार मेरी है जो बाहर खड़ी हुई है। फिर डॉनी जो उसे बताता है कि हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, और डॉनी उसको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताता है कि वो चिल्ड्रंस फर्नीचर बेचता है। फिर डॉनी उससे पूछता है कि वो कितने पैसे कमा लेता है। जॉर्डन फिर उसको बताता है कि लास्ट मंथ जो है उसने $72,000 कमाए हैं। फिर डॉनी को यकीन नहीं होता और वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारा पेचेक देख सकता हूँ $72,000 का। फिर डॉनी जो है $72,000 का पेचेक देखने के बाद काफी इन्फ्लुएंस हो जाता है जॉर्डन से, और अपने बॉस को जो है कॉल करके अपनी नौकरी छोड़ देता है और जॉर्डन से कहता है कि मुझे भी स्टॉक्स में आना है, मुझे भी मोटा पैसा कमाना है। जॉर्डन और डॉनी जो है एक बार में ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, तभी जॉर्डन को पता चलता है कि डॉनी ने जो अपनी कजन के साथ शादी कर रखी होती है, क्योंकि डॉनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि फैमिली के बाहर उसके कजन का किसी के साथ रिलेशनशिप हो, इसलिए जो है डॉनी अपनी कजन से शादी कर लेता है। वो दोनों एक गैराज ढूंढते हैं जिसमें अपना एक बिजनेस सेटअप करते हैं, और जॉर्डन जो है अपने दोस्तों में से कुछ लोगों को रिक्रूट करता है जिसमें वो शामिल करते हैं रॉबी फीनबर्ग को जिसका निकनेम होता है पिनहेड, एल्डन कुपफरबर्ग जिसका निकनेम होता है सी ऑटर। बाकी जो मेंबर्स होते हैं चेस्टर मिंग, निकी कोस्कॉफ और ब्रैड। सो ब्रैड जो है ऑलरेडी काफी फेमस होता है अपने अड़ोस पड़ोस में ड्रग्स के धंधे को लेके। जॉर्डन जो है अपने पॉकेट में से एक पेन निकालता है और ब्रैड को कहता है कि ये पेन मुझे बेच के दिखाओ। फिर ब्रैड जो है उसको एक नैपकिन पास करता है और उसको कहता है कि इसमें मुझे कुछ लिख के दिखाओ, लेकिन जॉर्डन ब्रैड को कहता है कि मेरे पास कोई पेन ही नहीं है, और उसी समय ब्रैड जो है जॉर्डन को वो पेन बेच देता है। सो जॉर्डन जो है इन्वेस्टर सेने से भी काफी लोगों को रिक्रूट करता है जिसमें से एक व्यक्ति का नाम होता है टॉबी वेल्च। जॉर्डन और डॉनी बेसिकली अपना सेटअप एक छोड़े हुए ऑटो गैराज के बॉयलर रूम में करते हैं। वहाँ सभी लोग अपने डेस्क के साथ रेडी होते हैं फोन करने के लिए जॉर्डन के लिखे हुए स्क्रिप्ट के साथ। वो सभी ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ स्टार्ट करते हैं जैसे कि डिज्नी और AT&T। जॉर्डन एक इन्वेस्टर को कॉल करके कोडेक की स्टॉक्स बेचने की कोशिश करता है। जॉर्डन सभी लोगों को इशारे करके अनुमान लगाता है कि वो उस इन्वेस्टर को आज ही कोडेक के स्टॉक्स बेच के दिखाएगा। उसी के साथ जॉर्डन जो है स्ट्रैटन ओकमान बनाता है और अपना बिजनेस काफी बड़ा कर लेता है जहाँ पर काफी सारे ब्रोकर्स काम करने लग जाते हैं। सो अब उस फर्म में जो है काफी एम्बिशियस और होपफुल ब्रोकर जो है काम करने लग जाते हैं, और बाहर लाइनों में भी काफी सारे लोग खड़े होते हैं रेज्यूमे लेके ताकि वो उस कंपनी में काम कर सकें और बहुत ज्यादा पैसा कमा सके एज अ ब्रोकर। सो उस फर्म का एक एम्प्लॉय जो है बहुत बड़ी सेल कर देता है और पूरा फ्लोर जो है सेलिब्रेट करता है मार्चिंग बैंड और कुछ फीमेल प्रोफेशनल डांसेस के साथ। सो वहाँ पर एक फीमेल एम्प्लॉय होती है जिसके जॉर्डन जो है बाल काट कर उसको $10,000 जो है ऑफर करता है ताकि वो अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवा सके। अगले कुछ ही सालों में स्ट्रैटन ओकमान की सक्सेस जो है फोर्ब्स मैगजीन से लेकर FBI तक पहुंच जाती है, स्पेसिफिकली एजेंट पैट्रिक डेनहैम तक। फोर्ब्स जो है जॉर्डन के ऊपर एक आर्टिकल लिखता है जिसमें उसको वो स्लीजी रॉबिन हुड और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहता है। जॉर्डन इस बात को देख के काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन टेरेसा उसको समझाती है कि ये कुछ नहीं है, बस एक बैड पब्लिसिटी है जिसमें जवान और उत्सुक ब्रोकर जो है काफी भीड़ में ऑफिस में आने लगे। सो जॉर्डन जो है अपने फादर को भी बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं और काफी लोग जो है मैड मैक्स के नाम से उन्हें जानते हैं उसके इरिटेटेड एटीट्यूड की वजह से। डॉनी अपने लॉन्ग आइलैंड बीच फ्रंट हाउस में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां पर वो अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्लान करता है। सो इस डिस्कशन में डॉनी जो है अचानक से स्लो मोशन में खड़ा होकर बड़बड़ाने लगता है स्टीव मैडन।
सो जॉर्डन जो है स्टीव मैडन नाम को नोटिस करता है, जो कि काफ़ी बड़ा नाम होता है वुमेन शूज़ में। सो उसी समय जॉर्डन जो है नायोमी को सबसे पहले देखता है और उसके पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसको इनवाइट करता है जेट स्की के लिए। फिर डॉनी की जो वाइफ आती है जॉर्डन को वहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि टेरेसा को जो है उसकी हेल्प चाहिए होती है। जॉर्डन एक रात नायोमी को बाहर ले जाता है डिनर के लिए। वो जब उसको अपने घर पर लेके जाता है तो नायोमी उसको अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करती है चाय के लिए। सो जॉर्डन जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेड हो जाता है उसकी तरफ, और जॉर्डन और नायोमी का जो है अफेयर चलता रहता है कुछ समय के लिए। और एक दिन जो है नायोमी जॉर्डन को पकड़ लेती है लेम्बोजीन में नायोमी के साथ। फिर टेरेसा जो है जॉर्डन को लेम्बोजीन से बाहर निकाल कर पीटने लग जाती है और रोते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम नायोमी से प्यार करते हो। फिर जॉर्डन जो है कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर जॉर्डन को जो है काफ़ी बुरा लगता है टेरेसा को हर्ट करके, और 3 दिन बाद जो है वो डाइवोर्स फाइल कर देता है। नायोमी जो है जॉर्डन के अपार्टमेंट में रहने लग जाती है और वो एक डेकोरेटर को हायर करती है ताकि जॉर्डन की जगह को रीडेकोरेट कर सके जॉर्डन की पसंद से। और वो एक गे बटलर को भी हायर करती है जिसका नाम जो है निकोलास होता है। सो एक दिन नायोमी जो है अपने घर पर आती है और वो देखती है कि उसके $20,000 जो है मिसिंग है और $30,000 तक के ज्वेलरी भी। फिर जॉर्डन, डॉनी, चेस्टर और निकी कुस्कैफ, जिसका निकनेम रगरैट होता है, वो निकोलास से पूछताछ करने लग जाते हैं जो पैसे मिल नहीं रहे थे उसके बारे में। सो निकोलास जो है आंसर देने से जो है मना कर देता है, क्योंकि वो अपने गे फ्रेंड्स को जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर चेस्टर जो है निकोलास के मुंह में एक पंच मारता है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है, और उसके पैर पकड़ के उसको बालकनी में लटका देता है ताकि वो कन्फेस करे। फिर जॉर्डन जो है पुलिस को बुला के निकोलास को अरेस्ट करवा देता है। जॉर्डन अपना चुराया हुआ पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू रिकवर कर लेता है। तो जॉर्डन को पता होता है ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इलीगल है, इसलिए वो अपने लिए एक लॉयर हायर करता है जिसका नाम मैनी रेस्किन होता है, ताकि वो उसके पिछले सारे इलीगल एक्टिविटीज़ को क्लियर कर सके। जॉर्डन नायोमी को प्रपोज करता है येलो डायमंड रिंग के साथ, और उसका प्रपोजल जो है नायोमी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जॉर्डन एक बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है लास वेगस में, जहाँ पर वो प्लेन में उड़ रहे होते हैं और सारे गेस्ट जो है पूरी तरीके से अल्कोहल और कोकेन का यूज कर रहे होते हैं। सो जो वेडिंग इवेंट होता है वो भी काफी बड़ा होता है, और नायोमी जो है जॉर्डन को अपनी आंट से मिलवाती है जिनका नाम एमा होता है। सो आंट एमा को जो है जॉर्डन के कोकेन यूज के बारे में पहले से ही पता होता है। जॉर्डन और नायोमी जो है न्यूयॉर्क के पेंट हाउस में मूव करते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा मैंशन खरीदते हैं लॉन्ग आइलैंड में। जॉर्डन यहाँ तक कि नायोमी के लिए एक यार्ड खरीदता है एज अ वेडिंग गिफ्ट, जिसका नाम जो है वो नायोमी ही रखता है। 18 महीने बाद जॉर्डन और नायोमी की एक लड़की होती है जिसका नाम वो स्काइलर रखते हैं। सो वहीं ऑफिस में वो आईपीओ को लॉन्च करने की मीटिंग रखते हैं। सो आईपीओ को बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, जिसमें एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है और बाकी बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर सके, उस कंपनी के स्टॉक खरीद सके। सो वो अपनी मीटिंग जो है स्टीव मैडन के साथ करते हैं, जो कि एक लेडीज शू डिज़ाइनर होते हैं, और वो भी अपने कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक ले जाने का विचार कर रहे होते हैं। सो उसके बाद जॉर्डन जो है एक गीकी ब्रोकर को अपना गोल्ड फिश बॉल साफ करते हुए देख लेता है, और डॉनी जो है उसके पास जाकर उसको ह्यूमिलेट करता है, उसकी बेइज्जती करता है, और उसका जो गोल्ड फिश है वो निगल के उसको ऑफिस से भगा देता है। फिर स्टीव मैडन जो है अपना एक लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है जिसका नाम होता है मैरी लोविस। स्टीव मैडन का एक ब्रोकर कहता है कि ये मोटी महिला के जूते जैसा लगता है। सो वहाँ पर सभी ब्रोकर जो है उस पर कचरा फेंकने लग जाते हैं। तभी जॉर्डन ये चीज़ रोकता है, क्योंकि जॉर्डन जो है मैडन के साथ काम करना चाहता है और वो दोनों इस चीज़ पर एग्री करते हैं। फिर जॉर्डन जो है स्टेज पर खड़ा होकर पूरे फ्लोर को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है रिच होने के लिए। उसके बाद जो है स्टॉक लॉन्च किया जाता है और लॉन्च जो है काफ़ी सक्सेसफुल होता है, और 3 घंटे के अंदर ही सारे इन्वेस्टर जो है 22 मिलियन तक इन्वेस्ट कर चुके होते हैं स्ट्रैटन ओकमार्ट में। FBI जॉर्डन की कंपनी को एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजती है जॉर्डन की वेडिंग वीडियो टेप के लिए। फिर जॉर्डन अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से मिलता है जिसका नाम बो डीटल होता है। सो बो जॉर्डन को बताता है कि डेनहैम के पास जॉर्डन की इनर सर्कल की फोटोज है। जॉर्डन डीटल से कहता है क्या ये पॉसिबल है डेनहैम को खरीदना। फिर डीटल उसको बताता है कि डेनहैम को खरीदना इम्पॉसिबल है। फिर कुछ ही दिनों बाद जॉर्डन जो है डेनहैम और उसके पार्टनर एजेंट ह्यूज को अपने यार्ड पर बुलाता है लॉन्ग आइलैंड के बंदरगाह पर। फिर डेनहैम जॉर्डन को जो है पूरी लिस्ट दिखाता है जो भी उसके शादी में शामिल होता है। जब जॉर्डन अपने एक कर्मचारी के बारे में बताता है डेनहैम को कि उस एम्प्लॉय की मदर की ट्रिपल बाईपास सर्जरी के लिए उसने उसको हायर कर लिया था अपनी कंपनी में। फिर डेनहैम को लगता है कि ये किसी तरीके की रिश्वत है। फिर जॉर्डन ये हंसी मजाक में उड़ा के उन दोनों एजेंट को अपने यार्ड से भेज देता है और उनका मजाक उड़ाते हुए उन पर $100 के नोट उड़ा रहा होता है। जॉर्डन डिसाइड करता है अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए टैक्समैन से, और वो सोचता है कि अपना पैसा क्यों ना स्विस अकाउंट में रखा जाए। वो, डॉनी और रगरैट जो है ये काम पूरा करने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं।
ये जो ट्रिप है ये इतना ज़्यादा भयानक हो जाता है क्योंकि जॉर्डन ने जो है फ्लाइट से पहले ही ड्रग्स ले लिए होते हैं। फिर वो बैडली बिहेव करने लग जाता है एयर होस्टेस के साथ और पायलट को भी काफ़ी इंसल्ट करता है। सो जब वो जगता है तो वो देखता है कि उसको चेयर से बांधा हुआ है। फिर डॉनी जॉर्डन को बताता है कि उसने हवाई जहाज पर एक दंगई पार्टी शुरू करने की कोशिश की थी और वो महिला फ्लाइट अटेंडेंट्स और प्लेन के कैप्टन के साथ जो है काफ़ी बदतमीजी भी कर रहा था। सो इसी इंसिडेंट में रगरैट के बीच बचाव और उसके स्विस फ्रेंड के असिस्टेंस की वजह से जो है उस पर किसी तरीके के कोई चार्ज नहीं लगाई जाती। वो तीनों रगरैट के कॉलेज फ्रेंड से मिलते हैं जिसका नाम जीन जैक सोरेल होता है। वो उन तीनों को फ्रेंच स्विस बैंक से मिलवाता है। सोरेल उन्हें समझाता है कि यूएस के बाहर किसी व्यक्ति को उसके अकाउंट में पैसे डालने के लिए। फिर जॉर्डन जो है लंदन जाता है नाओमी की आंट को कन्विंस करने के लिए कि कुछ धन जो है वो उनका लेके जाए। फिर वो ब्रैड के वाइफ को भी यूज करते हैं शंटाल, ताकि वो जो है कुछ पैसों की तस्करी कर सके अपने फैमिली के साथ। लेकिन शंटाल जो है ज्यादा पैसा अपने शरीर से लिपटा नहीं पाते तस्करी करने के लिए। सो डॉनी और ब्रैड की जो है इसी बात पर आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है, बहसबाजी होने लग जाती है और एट लास्ट ब्रैड जो है डॉनी के मुंह पर एक पंच मार। कुछ समय बाद डॉनी जो है अपनी गाड़ी ड्राइव करके लॉन्ग आइलैंड के एक मॉल पर पहुंचता है ब्रैड के साथ एक्सचेंज करने के लिए। ब्रैड को जो है ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि डॉनी उससे मिले या फिर कोई एक्सचेंज हो, तो ये बात स्पेसिफिकली वो जॉर्डन को कहता है। लेकिन इसके बावजूद डॉनी जो है वहां पर पहुंच जाता है। कुछ क्षण बाद डॉनी जो है ब्रैड को बहुत गुस्सा दिलाता है क्योंकि डॉनी जो है ये बात दिल पे ले लेता है कि ब्रैड ने उसको लास्ट टाइम पंच किया था। वो दोनों इसी बात पर फिर से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं और पास में जो पुलिस खड़ी होती है वो उन पर निगरानी रख रही होती है। डॉनी जो है पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस वहीं पर छोड़ के भाग जाता है और पुलिस जो है ब्रैड को अरेस्ट कर लेती है। डॉनी जॉर्डन के घर पर ड्रग के कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रांड लेके आता है जिसका नाम होता है लेमन 714, जो कि एक बहुत ही रेयर वर्जन होता है उस ड्रग का। वो दोनों एक एक पिल खाते हैं और फैमिली मैटर्स देखने लग जाते हैं टीवी पर। बट 35 मिनट तक उन्हें कुछ फील ही नहीं होता, तो वो फिर से जो है और ड्रग्स ले लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये जो ड्रग है ये 1981 में ही एक्सपायर हो गया था। फिर प्रेग्नेंट नाओमी जो है नीचे आकर जॉर्डन को बताती है कि वो डिटेल जो है लाइन पर है। डिटेल उसको घर से निकलने के लिए कहता है और बाहर जाके किसी टेलीफोन बूथ से फोन करने के लिए। जॉर्डन 1 मील दूर जाकर किसी कंट्री क्लब के टेलीफोन बूथ से फोन करता है। डिटेल उसको बताता है कि ब्रैड को अरेस्ट कर लिया गया है और डेनहैम जॉर्डन की सारी कॉलें सुन सकता है। तभी जॉर्डन को लेमन के इफेक्ट्स फील होने लगते हैं। वो बड़बड़ाने लगता है और अचानक से जमीन पर गिर जाता है। वो बिल्कुल खड़ा या चलने के लायक नहीं होता। वो रेंगते हुए बाहर जाता है और लुढ़कते हुए नीचे गिरता है और जैसे तैसे अपनी गाड़ी का द्वार खोलता है अपने पैरों से। नाओमी उसको फोन करके बताती है कि डॉनी जो है बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। जॉर्डन जो है नशे में होने के बावजूद जो है जैसे तैसे अपनी गाड़ी ड्राइव करके घर पर पहुंचता है। फिर गाड़ी से उतरने के बाद वो रेंगते हुए जैसे तैसे अंदर आता है और डॉनी को फोन से हटाने की कोशिश करता है। वो चिल्ला के कहता है कि FBI जो है शायद से हमारी कॉल सुन रहे इस समय। सो डॉनी जो है उस समय कुछ खा रहा होता है और अचानक से उसके गले में कुछ फंस जाता है और वो चोक करने लग जाता है। तो चोक करते करते वो एक डाइनिंग टेबल पे गिरता है और गिरने के बाद वो पूरा चकनाचूर हो जाता है। डॉनी का जो फेस है पूरा नीला पड़ जाता है और जॉर्डन जो है कोक करने के बाद जैसे तैसे डॉनी को बचा लेता है। जॉर्डन अगली सुबह उठ के देखता है कि पुलिस उसके घर पर है। वो उसको अरेस्ट करने के लिए आई होती है और जॉर्डन को जो है उसकी डैमेज लैम्बोर्गिनी दिखाती है। जॉर्डन को ऐसा लगता है कि वो अपनी कार जो है एक सिंगल पीस में लेके आता है घर पर, लेकिन फिर वो फ्लैशबैक में जाता है और रियलाइज करता है कि उसने अपनी गाड़ी जो है काफी बुरी तरीके से डैमेज की थी और काफी सारी कार्स को ठोका था जिसमें गोल्फ काच और एक मेल बॉक्स भी शामिल था। फिर पुलिस जो है जॉर्डन को रिहा कर देती है क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता कि जॉर्डन जो है गाड़ी चला रहा होता है और जॉर्डन ने ये सब काम करे होते हैं। फिर मैनी और मैक्स जॉर्डन को भाग्यशाली कहते हैं क्योंकि वो बड़ी आसानी से छूट गया। कुछ ही महीनों के बाद जॉर्डन जो है अपने फ्लोर पर एक मीटिंग रखता है जिसमें वो सबको बताता है कि वो कंपनी को छोड़ रहा है और आगे डॉनी पिनहेड और रगरैट जो है इस कंपनी को संभालेंगे। फिर वो एक औरत के बारे में बताता है जो स्टार्टिंग में रिच नहीं थी मगर धीरे धीरे स्ट्रैटन ओकमार में काम करते करते वो एक लैविश लाइफस्टाइल जीने लगी है। और वो बाकी सभी ब्रोकर्स को कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। फिर अचानक से जॉर्डन का माइंड चेंज हो जाता है और वो डिसाइड करता है वहीं रुकने का। तो सभी जो है चेयर्स करने लग जाते हैं। फिर वो पैसे का मंत्र कर रहा होता है और सभी उसको ज्वाइन करते हैं। इस खबर से उसके पिताजी बिल्कुल खुश नहीं होते क्योंकि जॉर्डन ने FBI का दिया हुआ ऑफर ठुकरा दिया होता है। फिर ब्रैड के जेल से रिहा होने के बाद जॉर्डन जो है अपनी यार्ड में सेलिब्रेशन करता है और अपनी स्टोरी में बताता है कि ब्रैड ने बाद में जो है स्टॉक्स में बिजनेस करना छोड़ दिया है और 2 साल के बाद ब्रैड की जो है मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। जून 1996 में जॉर्डन और डॉनी अपनी वाइफ्स को इटली के पोर्टोफिनो में सेलिब्रेट करने के लिए लेके आते हैं। सो रगरैट उन्हें कॉल करता है जब वो ब्लडी मैरी और कोक स्नॉट कर रहे होते हैं।
वो बताता है स्टीव मैडन अपने शेड्स उतार रहा है क्योंकि जॉर्डन के कुछ मुठभेड़ होते हैं कानून के साथ। चीजें और बुरी करने के लिए नायोमी रोते हुए आती है और जॉर्डन को बताती है कि आंट एमा की जो है मृत्यु हो चुकी है हार्ट अटैक से। जॉर्डन जो है और परेशान हो जाते हैं इस बात से कि उसके 20 मिलियन जो है वो आंट एमा के अकाउंट में है। जॉर्डन सोरेल को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि आंट एमा ने जॉर्डन को नॉमिनी बनाया हुआ उन पैसों का। फिर जॉर्डन को तुरंत स्विट्जरलैंड जाना होता है और वो कैप्टन से कहता है कि हमें स्विट्जरलैंड ले चलो। सो नायोमी जॉर्डन को जोर करती है कि इंग्लैंड चलने के लिए उसके आंट एमा के फ्यूनरल में, लेकिन जॉर्डन मना करते हुए कहता है कि उसका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आंट एमा के फ्यूनरल में बाद में भी जा सकते हैं। जॉर्डन ऐसा मानने लगता है कि वो एक सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंच सकते हैं और वहां जिनोवा के लिए एक छोटा विमान पकड़ सकते हैं। फिर कैप्टन उन्हें चेतावनी देता है कि आगे जो है तूफान आ सकते हैं, लेकिन जॉर्डन उसकी परवाह नहीं करता और वास्तव में वो खतरनाक पानी में जो है जल यात्रा करना शुरू कर देते हैं। जॉर्डन डॉनी को ऑर्डर देता है कुछ ड्रग्स लाने के लिए और डॉनी जो है उस बात पर ऑब्जेक्शन करता है। फिर जॉर्डन उसको कहता है कि वो बिना ड्रग्स किए मर नहीं सकता। डॉनी भाग के नीचे जाता है और कुछ ड्रग्स लेकर आता है जॉर्डन के लिए। तभी एक बड़ी लहर टूटती है और पूरी बोट को पलट देती है। तो पूरा जो ग्रुप है इटालियन नेवी हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है, जो जॉर्डन पहले फोन करके बुलाता है। उन सभी को जो है दूसरे बोट पर शिफ्ट कर दिया जाता है और जॉर्डन देखता है कि एक जेट जो है उनके बोट के सामने से गुजर रही होती है, तभी क्रैश होकर वो ओशन में गिर जाती है। वो इसे ईश्वर की ओर से एक संकेत मानता है। 2 साल के बाद जॉर्डन जो है पूरा नशा मुक्त हो जाता है और वो एक कमर्शियल कर रहा होता है जिसमें वो मनी मेकिंग सेमिनार स्ट्रेट लाइन के बारे में बताता है। सो उस कमर्शियल को बनाते हुए डेनहैम और उसके एजेंट जो है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। सो वहीं सुराल को भी अरेस्ट कर लिया होता है स्विट्जरलैंड में जॉर्डन से रिलेटेड क्राइम के लिए, और वो एट लास्ट रगराट के साथ डिनर करते हुए सारे खुलासे कर देता है पूरी कंपनी के बारे में। सोराल का जो है ब्रैड की वाइफ के साथ भी अफेयर होता है जब जब वो स्विट्जरलैंड में तस्करी करती है पैसों की। सो स्ट्रैटन के सभी मेंबर्स जो है गवाही देने के लिए वहां पहुंचते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो किसी तरीके की कोई गवाही नहीं देते। डॉनी जॉर्डन के घर जाता है उसके हाउस अरेस्ट में, जहां पर उसके एंकल पे एक लोकेटर लगाया होता है। अगर वो घर से बाहर निकलता है तो पुलिस को उसकी खबर हो जाएगी। सो वो जॉर्डन को कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जॉर्डन से पूछता है कि तुम्हारी नशा मुक्त जिंदगी कैसी चल रही है। फिर जॉर्डन उसको कहता है कि मेरी जिंदगी बहुत ही बेकार हो चुकी है क्योंकि नायोमी भी उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर रही। जॉर्डन और उसका वकील डेनहैम और उसके 2 अन्य विभाग के वकील के साथ मिलता है। वो एक सौदा करने की कोशिश करते हैं जिसमें जॉर्डन को वायर पहनाया जाएगा ताकि वो बाकी जो भी कॉन्स्पिरेटर है उनके बारे में पता लगा सके। तो इस केस को जो है ग्रेनेडा कहते हैं क्योंकि कैरेबियन के जो ग्रेनेडा है उन्होंने इसी तरीके से यूएस पर इन्वेजन किया था। सो उनके लिए ये केस जीतना बहुत ही आसान हो चुका था क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एविडेंस जो है कलेक्ट कर चुके थे। कुछ रात के बाद जॉर्डन नायोमी को फोर्स करता है और हार मारने के बाद नायोमी उसको कहती है तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकते हो आखिरी बार। और नायोमी इस चीज को लेके बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। ये सारी चीजें होने के बाद वो उसको कहती है कि ये हमारा सचमुच में जो है आखिरी बार था और मैं जो है तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ और मुझे इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना, और उससे डिमांड करती है कि सारी कंडीशन में वो एग्री करे, अदरवाइज बच्चों की कस्टडी और उसका धन का आधा हिस्सा जो है नायोमी का होगा, और वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेगी ताकि जॉर्डन उससे या फिर उसके बच्चों से कभी ना मिल सके। जॉर्डन ये सब बात सुन के गुस्से में हो जाता है और उसको एक तमाचा मारता है। तमाचा मारने के बाद खींच के उसके पेट पर एक घुसन मारता है और उसके बाद वो अपना एक सोफा फाड़ के कोकेन का एक बैग निकालता है और एक अच्छा खासा अमाउंट जो है कोकेन का सूंघ लेता है। फिर उसके बाद तुरंत भागते हुए वो स्काइलर के रूम पर जाता है और उसको उठा के वो नीचे लेके जाता है। तभी नायोमी जो है पैनिक करके आती है और नायोमी और जॉर्डन की जो मेड होती है उसको रोकने की कोशिश करती है। फिर जॉर्डन स्काइलर को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद गाड़ी को रिवर्स करता है अपने गैराज से, लेकिन उसकी गाड़ी जो है टकरा कर वहीं पर रुक जाती है। सो स्काइलर को किसी तरीके से कोई चोट नहीं आती क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी होती है, और जॉर्डन को जो है वहीं पर उसके सर पर कुछ चोटें आती है। नायोमी तुरंत जो है स्काइलर को गाड़ी से निकालती है और जॉर्डन रियलाइज करता है कि इस इंसिडेंट के बाद वो अपनी दोनों बच्चियों को कभी नहीं देख पाएगा। जॉर्डन को रेडी किया जाता है वायर पहना के ताकि वो अपने पार्टनर्स को पकड़वा सके। जब जॉर्डन ऑफिस पहुंचता है तो सभी लोग चीयर करते हैं उसकी वापसी पर। वो डॉनी के पास जाता है उससे बात करने के लिए और एक नोट स्लाइड करके उसको दिखाता है जिसमें लिखा होता है डोंट इंक्रिमिनेट योरसेल्फ, जिसका मतलब होता है अपने दोषों को कबूलो मत क्योंकि मैंने वायर पहना हुआ है। और उसके बाद जब जॉर्डन डॉनी से फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के बारे में पूछता है तो डॉनी जो है नाटक करता है कि उसको कुछ याद नहीं है।
फिर FBI जॉर्डन के घर पहुंचती है उसको अरेस्ट करने के लिए। उन्हें पता चलता है कि जॉर्डन ने वो नोट स्लिप करा था डॉनी को। वैसा ऐसा मूवी में दिखाया नहीं गया। एक्चुअली में जो नोट है डॉनी खुद डेनहैम को देता है, और डॉनी की जो है डेनहैम के साथ डील हुई होती है ताकि डॉनी को कम चार्जेस फेस करने पड़े। सो डॉनी जो है सारे इलीगल फाइल्स डिलीट करता है अपने कंप्यूटर से, और बाकी जो साजिश करने वाले लोगों को पुलिस जो है वहां से अरेस्ट कर लेती है। अदालत में जॉर्डन को 36 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। उसकी माँ रो रही होती है उसके लिए क्योंकि उसको जेल ले जा रहे होते हैं, और मैक जो है निराशा के साथ उसको देखता है। जब वो जेल में आता है जॉर्डन स्वीकार करता है कि वो बहुत ही घबराया हुआ होता है। कुछ सेकंड के लिए उसको ऐसा लगता है कि वो भूल गया कि वो कभी अमीर भी था। वो एक ऐसे जीवन का आदी हो गया था जहां पर उसको सब कुछ ऐसा लगता था कि बिक्री के लिए। सो मूवी के आखिरी सीन में स्ट्रेट लाइन सेमिनार चल रहा होता है ओकलैंड न्यूजीलैंड में, जहां पर होस्ट जो होता है वो खुद रियल जॉर्डन बेलफोर्ट होता है। सो जो रियल जॉर्डन बेलफोर्ट होता है वो इंट्रोड्यूस करता है जॉर्डन बेलफोर्ट को। सो मूवी में जो जॉर्डन बेलफोर्ट का रोल कर रहे हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो कर रहे हैं। सो लियोनार्डो डिकैप्रियो जो होता है, जो जॉर्डन बेलफोर्ट का रोल प्ले कर रहा होता है, वो क्राउड के सामने आता है और अपने पॉकेट में से एक पेन निकाल के कहता है कि ये पेन मुझे बेच के दिखाओ। फिर वो एक व्यक्ति के पास जाता है और वो व्यक्ति उसे ऑकवर्डली वो पिच करता है। फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो वो भी उसी तरीके से ऑकवर्डली जॉर्डन को पिच करता है, और इसी तरीके से वो एक से दूसरे से तीसरे गेस्ट के पास जाता है, क्योंकि फ्यूचर के सभी मिलियनेयर जो है उसको देख रहे होते हैं। वेल गाइस, जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि जॉर्डन ने जो है काफी मेहनत करी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। स्टार्टिंग में वो एक ऑर्डिनरी गाय था और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में उसने कैसे सक्सेस हासिल करा। सो जॉर्डन बेलफोर्ट बेसिकली एक सेल्स ट्रेनर है जो यंग एंटरप्रेन्योर को सेल्स ट्रेनिंग देते हैं जगह जगह जाकर, और उनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स भी है, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। और बेसिकली अभी जो उनका प्रोफेशन है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और एज अ सेल्स ट्रेनर। सो आई होप गाइस आप सभी को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके से हम लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आए आप सभी के लिए।